वेलकम टू माय चैनल। आज मैं पढ़ाऊंगा फिजिक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये लेक्चर आपके एयरफोर्स, नेवी, एनडीए सभी के लिए हेल्पफुल होगा। मैं श्योर करूंगा कि सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन कवर करा दूं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिफ्लेक्शन में, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन का फार्मूला होता है, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एक दूसरी चीज़ होती है कि मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल मतलब कि जिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़े वो सभी एक प्लेन में हों। दो चीज़ें होती हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये तीनों चीज़ें कैसी हो, मतलब कि एक प्लेन में हो, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो जिस सरफेस पे पड़े। अब आते हैं इंपॉर्टेंट नोट पे। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या क्या चीज़ चेंज नहीं होती, मेन चीज़ ये है। रिफ्लेक्शन के बाद क्या चेंज नहीं होती, ना वेलोसिटी चेंज होती, ना वेवलेंथ चेंज होती और ना फ्रिक्वेंसी चेंज होती, लेकिन बट इंटेंसिटी थोड़ी डिक्रीज हो जाती है रिफ्लेक्शन के केस में। रिफ्लेक्शन में इंटेंसिटी कैसी हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और इफ़ अ लाइट इंसिडेंटली नॉर्मली टू ऑन अ सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। इसका मतलब क्या है कि मतलब कि 90 डिग्री पे डाला तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है 0 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और इससे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 90 डिग्री है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा 0। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा 0 डिग्री। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, अभी पढ़ाऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि इमेज कैसे बनती है, इमेज फॉर्मेशन। जैसे कि ये प्लेन मिरर दिया है, तो प्लेन मिरर में रियल इमेज तब बनती है जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो। जैसे इसमें दिख रहा है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेन मिरर में कभी वर्चुअल इमेज बनेगी, मतलब रियल इमेज बनेगी। तो हाँ, ये पॉसिबल होता है कब, जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो। अब आते हैं कॉनकेव लेंस मिरर की तरफ। तो कॉनकेव मिरर में हमेशा हमें दिखता है, ज़्यादातर केस में रियल इमेज बनती है, लेकिन एक केस में इमेजिनरी मतलब कि वर्चुअल इमेज बनती है कब, पोल और फोकस के बीच में जब हो ऑब्जेक्ट, तब बनती है हमारी वर्चुअल इमेज और वो भी इनलार्ज्ड बनती है। अब आते हैं कॉन्वेक्स लेंस पे। कॉन्वेक्स लेंस में भी हमारी रियल इमेज ही बनती है। जैसा कि मतलब कॉनकेव मिरर का केस होता है, वैसा ही कॉन्वेक्स लेंस का होता है। लेंस के केस में थोड़ा उल्टा हो जाता है, ये मान लीजिए मिरर का उल्टा हो जाता है लेंस के केस में, और इधर तो हमें दिख ही रहा है। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर की तरफ। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, और कैसी बनेगी, छोटी ही बनेगी, हमेशा हमेशा छोटी बनेगी। अब आते हैं कॉनकेव लेंस में। तो कॉनकेव लेंस में भी हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, हमें दिख रहा, हमेशा तो नहीं लेकिन ज़्यादातर केस में बनती है। अब आते हैं इमेज ऑफ साइज ऑफ प्लेन मिरर कैसी होती है, मतलब कि वर्चुअल, इरेक्ट और लेटरली इन्वर्टेड। इन तीनों चीज़ों का मतलब बता देता हूँ कि मतलब एक सेम डिस्टेंस पे और इक्वल इन साइज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस एंड इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट। ये नोट पढ़ लिया, अब उसके बाद समझा देते हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि देखो इमेज उसी उतनी डिस्टेंस पे बनेगी, मतलब उतनी ही दूरी पे बनेगी। ये हमें डिस्टेंस दोनों तरफ सेम होगा, जितनी दूर इमेज होगी उतनी दूर ऑब्जेक्ट होगा, उतनी दूर इमेज बनेगी, और इमेज उतने ही साइज की बनेगी, लेकिन लेटरली इन्वर्टेड है बनेगी। जैसे कि इसमें आर दिख रहा है, आर मतलब कि थोड़ा चेंज हो गया। जैसे हमारा लेफ्ट हैंड है, तो मिरर में हमारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड की तरफ शो करता है, तो इसे बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। और सारी चीज़ें तो सेम ही है, वर्चुअल, इरेक्ट और लेटरली इन्वर्टेड। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं इसलिए। और प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर की हमसे कभी भी फोकस पूछे तो क्या होता है, प्लेन मिरर का फोकस होता है इनफाइनाइट और पावर होती है 0। फोकस होता है इनफाइनाइट, पावर होती है 0। अब आते हैं डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि हमारी एंगल ऑफ ये थी इंसिडेंट रे, ये थी रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गई, और हमारा तो हमारी ऐसी जाने चाहिए थी। तो हमारा जो ये एक्स्ट्रा एंगल है, इसे हम बोल रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2i। यहाँ पे 2i क्यों हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं। तो हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की जगह एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख सकते कि नहीं। तो और पूरा कितना है 180, तो 180 माइनस 2i लिख सकते कि नहीं। अब आते हैं मतलब कि दो ऐसे इंक्लाइंड सरफेस की तरफ से।
तो दो इंक्लाइंड हो तो इसमें होता है 360 माइनस 2 थीटा। यहाँ पे थीटा लेते हैं मतलब कि जो प्लेन के बीच का एंगल होता है, क्योंकि यहाँ पे थीटा 360 में चेंज हो जाएगी। यहाँ से गई एक रे ऐसी गई और वो रेट्रेस से पाथ कर रही, तो यहाँ से हमारा जो एंगल ऑफ मतलब कि जो चेंज हो रहा है डेविएशन हो जाएगा, तो वो 360 में से काउंट करेंगे और 360 माइनस 2 थीटा होता है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे जैसे कि हम इसमें दिखा रहे हैं, जैसे ओरिजिनल हमारा ये था, ये 2 थीटा हमने मान लिया, ये 2 थीटा बनेगा क्योंकि यहाँ पे ये 180 है, तो इसी की तरीके से 180 बन जाएगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरीके से एक्ट करेगा। इससे ना आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत तो नहीं है, ना इतना पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट ये है, ये वाला, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अगर दो प्लेन मिरर मतलब कि दो प्लेन मिरर हैं और वो 90 डिग्री पे हैं, तो हमेशा कोई से एंगल पे हम कोई से एंगल ऑफ इंसिडेंट पे रे भेजेंगे तो वो हमेशा उसके एंटी पैरेलल ही जाएगी, जैसा कि हमें इस फिगर में शो किया जा रहा है। तो हमसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ, अगर हमने दो प्लेन मिरर 90 डिग्री एंगल पे रख दिए और हमने एक एंगल मतलब कि एक ऐसी रे डाली, तो वो कैसी जाएगी, तो हमसे पूछा तो वो हमेशा पैरेलल हो जाएगी, ये कह देते हैं, बस ख़त्म कहानी। इट्स सफर्स रिफ्लेक्शन फ्रॉम ईच, और इसकी वजह से एंगल ऑफ वॉट एवर द एंगल ऑफ, ऐसे ही लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं। अब आते हैं रोटेशन पे। जैसे कि प्लेन मिरर को हमने एक थीटा एंगल पे थोड़ा रोटेट किया और कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स, तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा के हिसाब से चेंज हो जाएगी। अब आते हैं नंबर ऑफ़ इमेजेस। नंबर ऑफ़ इमेजेस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक हो जाता है बच्चों के लिए, तो हमें कुछ नहीं करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 360 अपॉन थीटा लिख लीजिए, 360 अपॉन थीटा। तो हम यहाँ पे मिरर बता रहे हैं नंबर ऑफ़ इमेजेस, तो नंबर ऑफ़ इमेजेस के लिए ये सिर्फ फार्मूला याद कर लीजिए। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है 360 अपॉन थीटा। अगर ये वैल्यू इवन आ रही तो उसमें से एक माइनस कर दे रहे। अब जैसे ये वैल्यू ऑड आ रही तो हमें ऑड रखना है, बस इतना समझ लीजिए। अब आते हैं सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल है तो मतलब कि एक तरीके से हम ये मान सकते कि कोई भी चीज़ 2 से डिवाइड करते तो वो इवन हो जाती, ये ऐसा मान सकते, मतलब कि ऐसा अपने माइंड में लॉजिक रख लीजिए। तो उसी हिसाब से जैसा कि इवन वाला केस था, तो वैसे ही साइमेट्रिकल वाला केस हो जाएगा। तो साइमेट्रिकल वाले में हो जाएगा 360 अपॉन थीटा माइनस 1, जैसा कि हमने लिखा था। एन नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा 360 अपॉन थीटा माइनस 1, और असाइमेट्रिकल हो तो 360 अपॉन थीटा ही होता है। जैसे कि ये दे दिया गया, अगर थीटा की वैल्यू 0, मिरर कैसे हैं पैरेलल टू ईच अदर हैं, और नंबर ऑफ, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, दैट इज द इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज विल बी फॉर्म्ड। मतलब कि थीटा उनके बीच में एंगल 0 है तो 360 अपॉन 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी इनफाइनाइट आ जाएगी। ऐसे ही एक और क्वेश्चन, जैसे थीटा 90 है तो क्या हो जाएगा, तो 360 अपॉन 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। 4 कैसा है इवन, तो इवन को में से एक माइनस कर देंगे तो हमारे बस ये समझ लीजिए जैसे ऑड ही बना रहा हो। तो अब जैसे 360 ये 72 देख लीजिए, तो 360 अपॉन 72। अगर हमसे जैसे कोई भी कह दिया जाता है कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है या नहीं है, तो अगर नहीं दिया जाता सिमेट्रिकली और असिमेट्रिकली, तो हम उसे हमेशा सिमेट्रिकली ही मानते हैं। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो 72 अपॉन और 362, तो यहाँ पे 5 टाइम्स कट जाएगा और 5 माइनस 1 हो जाएगा 4। अब आते हैं इंपॉर्टेंट स्टेप्स पे, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे। जैसे कि वैन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद स्पीड u फ्रॉम द प्लेन मिरर, देन इमेज विल ऑल्सो मूव विद स्पीड u, देन रिलेटिव स्पीड। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिलेटिव स्पीड होती है 2u। अगर हमसे सिर्फ जैसे कि ऑब्जेक्ट u स्पीड से दौड़ रहा है और इमेज, तो इमेज भी u स्पीड से दौड़ेगी, लेकिन रिलेटिव होती है तो रिलेटिव 2u हो जाती है। और जैसे कि अब एक केस होता है कि अगर हमने ऐसा लिया मिरर, ये हमारा मिरर है, हमने इसको u स्पीड से मतलब कि ऐसे भगा दिया ऑब्जेक्ट को, स्टेशनरी रखा, तो इमेज पे क्या इफेक्ट होगा, तो इमेज की स्पीड हो जाती है 2u, मतलब कि दोगुनी हो जाएगी। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एक आदमी है, मतलब कि एक मैन खड़ा है और उसे मिरर में अपनी फ़ोटो देखनी, मतलब कि इमेज देखनी है, तो उसको किस साइज़ का मिरर चाहिए, तो उसको h/2 साइज का मिरर चाहिए होता है अपनी फ़ोटो देखने के लिए। और टू सी कंप्लीट वॉल बिहाइंड हिमसेल्फ, मतलब कि उसके पीछे की दीवार भी दिखे, तो वो हमेशा सेंटर पे पहले खड़ा होना चाहिए, और उसके बाद जो प्लेन मिरर होता है वो बॉल होती है, बॉल का 1/3 होना चाहिए, तभी वो आदमी अपने मतलब कि पीछे की पूरी दीवार देख सकता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, मतलब कि वो खुद को देखना चाहे तो h/2, खुद मतलब कि दो लोगों को, मतलब 2 लोग दिखेंगे, और 3 दीवार है, 2 दीवार मतलब 3 हो गए कि नहीं, तो दीवार पीछे की देखने के लिए h/3 हो जाता है।
ऐसे याद कर लीजिए, 2 मतलब कि वो और उसके सामने उसकी फ़ोटो दिखेगी। अब दीवार आ गई तो कितने लोग हो गए, 3, तो h/3 हो जाएगा। ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम कॉजेस एन एडिशनल फेस चेंज ऑफ। तो यहाँ पे फेस चेंज पूछ लिया जाता है कि रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है, तो फेस चेंज होता है पाई और पाथ चेंज होता है λ/2, वाइल रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर मीडियम डजेंट कॉज एनी फेस चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो डेंसर मीडियम में कैसा फेस चेंज होता है और रेयर मीडियम में, तो डेंसर मीडियम में होता है पाई और रेयर मीडियम में कुछ भी चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पे आते हैं, वी ऑब्जर्व दिस द इमेज इन अ थिक प्लेन मिरर आउट ऑफ ओनली सेकेंड इज द ब्राइटेस्ट। तो मतलब कि ये होता है कि जो एक हमारे पास ऐसे ही थिक मिरर दिया गया है, थिक मिरर दे दिया गया है और इसमें नंबर मतलब कि ये पूछा जाता है ब्राइटेस्ट इमेज कब बनेगी, तो ब्राइटेस्ट इमेज सेकंड वाली इमेज होती है, उसे ब्राइटेस्ट इमेज कहते हैं बस। और टू फाइंड द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ इंक्लाइंड प्लेन मिरर यू हैव टू सी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मतलब कि ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो तो हमें मतलब कि क्या मिल जाएगी, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट मिल जाएगी फ्रॉम द प्लेन मिरर। अगर ऐसा प्लेन मिरर रखा तो हमसे पूछा गया कि इसकी ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, अगर हमें इमेज दिख रही तो उसके जो हमारा मिरर होता है उसके परपेंडिकुलर देखो और तो हमें मिल जाएगी ऑब्जेक्ट की लोकेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ये न्यूमेरिकल दिया गया है, ये न्यूमेरिकल पूछा ही जाता है और ज़्यादातर केस में बच्चे फंस ही जाते हैं। मतलब कि एक प्लेन मिरर दे दिया जाता है 30 डिग्री एंगल पे और हमसे पूछा जाता है 30 डिग्री एंगल पे दे दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है एंगल बिटवीन द मिरर एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो हमेशा हमें ये समझ में रखना है कि जितना प्लेन मिरर है उतना ही एंगल मतलब कि रिफ्लेक्टेड जो हमारी इंसिडेंट रे होगी और वो उस सरफेस के प्लेन के बराबर उतना ही एंगल बनाती है। मेन चीज़ ये है, उतने अगर ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो आप लोग कर लोगे हमेशा। जैसे यहाँ पे 30 डिग्री दे दिया तो मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पे भी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, डायरेक्ट 30 डिग्री लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जबकि हमसे पूछा क्या गया है रिफ्लेक्टेड रे के और प्लेन के बीच में, तो रिफ्लेक्टेड रे और प्लेन के बीच में हो जाएगा 60 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बता दे रहे हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन दे दिया गया है, इसमें दोनों वही इंक्लाइन वाला क्वेश्चन है, मतलब कि इंक्लिनेशन पे दे दिए गए हैं 2 प्लेन मिरर और उनके बीच का एंगल क्या दे दिया गया है 60 डिग्री दे दिया गया है। अब हमसे पूछा गया वही सीधी सी बात है, हमसे रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल मतलब एंगल ऑफ डेविएशन पूछा गया है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी ऊपर ही 360/-2 थीटा पढ़ा था कि नहीं। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू 60 है, तो 360 - 60 × 2 कर देंगे तो 120 हो जाएगा। तो 360 - 120 क्या हो जाएगा 240। तो 240 इज द राइट आंसर, मतलब कि डी इज द राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे, अगर समझ में नहीं आए तो बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है इस क्वेश्चन में। ये समझ लीजिए जैसे कि हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, मतलब कि दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, किससे बी स्पीड से चल रहे हैं। मतलब कि और मिरर कैसा है रेस्ट पे, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हम मानेंगे रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी 2b, और बट ड्यू टू द मोशन ऑफ द मिरर वेलोसिटी ऑफ द इमेज क्या हो जाएगी 2b+b, तो आंसर आ जाएगा 3b। यहाँ पे प्लेन मिरर और पर्सन था, ना कि वो था कि इमेज नहीं थी। मतलब कि प्लेन मिरर और पर्सन था और हमसे क्या पूछा गया था वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछा गया। तो हमें पता है कि अगर प्लेन मिरर को मतलब कि ऐसे रेस्ट में मानते थे और वेलोसिटी ऐसे ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी आ जाती थी 2b, और हमारा प्लेन मिरर भी मूव कर रहा है, तो प्लेन मिरर मूव कर रहा है तो उसकी भी वेलोसिटी आ जाएगी, इसलिए 3b आ जाएगा। यहाँ पे कन्फ्यूजिंग है तो इसको स्किप कर सकते हैं आप लोग। अब दे दिया गया हमारे पास एक रिफ्लेक्टेड रे दे दी गई है सक्सेसफुली फ्रॉम अ 2 प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल अंडरगोज अ डेविएशन ऑफ 300। नंबर ऑफ इमेजेस पूछी गई हैं, तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट लगेंगे। पहला तो डेविएशन का, तो 360 - 2 थीटा होता है, उसकी वैल्यू हमें दे दी गई है 300। तो यहाँ से पहले थीटा निकालेंगे, तो 360 - 300 करेंगे तो आ जाएगा 60, और 2 थीटा उधर हो जाएगा तो 260 = 60 हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30। अब हमारे पास थीटा की वैल्यू 30 आ गई तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो 360/30 की वैल्यू क्या आ जाएगी 120 आ जाएगी। मतलब 120 नहीं आ जाएगी 12 आ जाएगी, यहाँ से काटेंगे तो 12 आ जाएगी। अब 12 कैसा इवन नंबर है तो इसमें से माइनस करके और बना देंगे, मतलब कि 11 इज द राइट आंसर।
ये क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे कि एक वॉच है, उसमें टाइम शो कर रहा है 3:25 और व्हेन सी थ्रू द मिरर, तो टाइम क्या होगा। तो जब भी मिरर से देखेंगे तो हमें पास सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि 1160 माइनस गिवन टाइम कर देते हैं। तो हमारे पास 1160 माइनस 3:25, तो 25 में से 60 में से 25 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 35, और 11 में से 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8। अब आ जाते हैं मिरर के कॉन्सेप्ट पे, जो हमारे स्फेरिकल मिरर के कॉन्सेप्ट पे। तो स्फेरिकल मिरर में सबसे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनको डिस्कस लेते हैं। तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर कर्वेचर होता है जो जिस स्फेयर से बनी होती है उसका सेंटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है पॉइंट से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी, मतलब कि डिस्टेंस। प्रिंसिपल एक्सिस तो हमें पता ही है, पी और सी से जो लाइन पास करती है उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कॉन्वेक्स के कॉनकेव के लिए नेगेटिव होती है कॉनकेव, और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होती है, और प्लेन मिरर के लिए इनफाइनाइट होती है। तो कॉनकेव, इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो मैं सीधे बता दे रहा हूँ कि केव 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 में जाएंगे तो हमारे अंदर की नेगेटिविटी बाहर आ जाएगी, ऐसा समझ लो। कॉनकेव में जाएंगे तो अंदर की नेगेटिविटी बाहर आ जाएगी, मतलब कि नेगेटिव साइन आ जाता है कि आर की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, एफ की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी। ऐसे कॉनकेव किसके लिए बात कर रहे हैं, मिरर के लिए बात कर रहे हैं। फोकस तो हमें पता ही है कि जहाँ इमेज फॉर्म होती है जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखते हैं, तो फोकल लेंथ पोल और फोकस के बीच की दूरी होती है। अब जैसे कि F=R/2 फार्मूला होता है, तो फोकस भी नेगेटिव हो जाएगा। किसका, कॉनकेव केव मतलब गुफा, गुफा के अंदर कैसी होती है नेगेटिविटी, तो नेगेटिव। बैक्स मतलब पॉजिटिव, ऐसा समझ ले भाई। अब आते हैं पावर क्या होती है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी। इससे कुछ क्वेश्चन पूछेगा नहीं। अपर्चर क्या होता है, इंटेंसिटी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया और अपर्चर के। फोकल लेंथ तो हमें पता ही, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आते हैं रूल ऑफ इमेजेस, इमेज के रूल। तो साइन कन्वेंशन डायरेक्ट समझा दे रहे हैं। जैसे कि लाइट होती है, लाइट की दिशा में जाएंगे तो पॉजिटिव, लाइट की अपोजिट दिशा में जाएंगे, डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव। मेन चीज़, ऊपर रहेंगे तो पॉजिटिव, नीचे रहेंगे तो नेगेटिव। अब ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता तो ऑब्जेक्ट हमेशा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होगा, नेगेटिव। अब अगर इमेज जैसे कि राइट साइड बन गई तो हमेशा इमेज हो गई पॉजिटिव, इमेज नीचे बन रही तो इमेज हो गई नेगेटिव, ऊपर बन रही तो इमेज हो गई पॉजिटिव। अब आते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स के केसेस पे। तो कॉनकेव के केस में देखते हैं रियल इमेज कहाँ बनती है। तो कॉनकेव के केस में रियल इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब कि ऑब्जेक्ट हमेशा फोकस से दूर होगा तो कैसी बनेगी, रियल इमेज। और ऑब्जेक्ट फोकस से, मतलब कि फोकस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम हो जाए तो हमारी कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। और कॉन्वेक्स के केस में तो हमेशा ही वर्चुअल बनती है। अब आते हैं यहाँ पे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट हम कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। इमेज ऑफ डिस्टेंस अगर हमारी रियल बन रही है तो कैसी आ रही, नेगेटिव आती। किसके केस में, कॉनकेव के केस में आती। फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन हाइट ऑफ द इमेज हमारी नेगेटिव हो जाएगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव हो जाएगी। मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब मैग्नीफिकेशन नेगेटिव कैसे हो गया ये समझ लेते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नीफिकेशन नेगेटिव कैसे आया। मैग्नीफिकेशन नेगेटिव ऐसे आया कि I/O रख रहा है, तो I/O, आई कैसा है, नेगेटिव, और O कैसा है, पॉजिटिव। तो इससे मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आ गई। या तो हम -V/U, जो हम लोगों ने स्कूल में फॉर्मूला पढ़ा था, उससे भी कर सकते हैं। तो हमें पता है कि ये दोनों चीज़ें नेगेटिव हैं, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा तो नेगेटिव आ रहा है। इस तरीके से कर सकते हैं। अब आते हैं वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। और सारा कुछ साइन कन्वेंशन वगैरह तो सारा दिया ही गया है, लेकिन इसमें देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के में। तो कॉन्वेक्स मिरर में भी मैग्नीफिकेशन होती है पॉजिटिव। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ से लोकेशन में मेन चीज़ होती है, बच्चों को कन्फ्यूजन लोकेशन में आती है कि लोकेशन कैसे याद करें, कैसे समझ में आए। तो जैसे हमने ये बना लिया तो यहाँ पे बन रही, यहाँ पे बना लिया तो मतलब कि यहाँ पे थोड़ा पास 5 बना रहे, जैसे कि 1 एक इनफाइनाइट पे बना रहे, इनफाइनाइट पे बनेगा तो यहाँ पे फोकस पे रहेगी, फोकस पे रहता। थोड़ा पास आए तो थोड़ा शिफ्ट होने लगता है, ऐसा ऐसे आए तो थोड़ा और शिफ्ट हो जाएगा, इधर गए तो थोड़ा और शिफ्ट हो जाएगा, और इधर गए तो थोड़ा और शिफ्ट हो जाएगा। बस यहाँ वाला केस होता है वो हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाता है, मतलब कि ये जो नंबर होता है वो शिफ्ट हो जाता है और कोई सा नंबर शिफ्ट नहीं होता है। मतलब कि हम जैसे दूर से जाते हैं, दूर से पास आते, दूर से पास आ रहे तो इमेज बढ़ती जाती, मतलब कि इमेज साइज बड़ा होता जाता है, ये समझ सकते हैं। और
और कुछ नहीं समझ सकते, जैसे कि और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमेशा सेम साइज बनाएगा। इसका सेम साइज रियल इमेज सिर्फ कॉनकेव मिरर बनाएगा और किस पे बनाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनाएगा। ये क्वेश्चन बन जाता है और ये पढ़ भी सकते हो आप लोग, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ पे सिर्फ वर्चुअल इमेज कहाँ बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा पोल और फोकस के बीच में, और वो भी कैसी होगी, इनलार्ज्ड होगी, मतलब कि बड़ी होगी। अब आते हैं मैग्नीफिकेशन पे, मतलब कि इनफाइनाइट है तो मैग्नीफिकेशन कैसी होती है, मतलब कि डिमिनिश्ड होगी, इमेज कैसी होगी, छोटी। अब आते हैं यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर से बड़ा होता है तो मैग्नीफिकेशन तब भी छोटी होती है, मतलब कि थोड़ी छोटी होती है इमेज ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज सेम साइज की होती है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे नोट भी कर लो इसको, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम साइज बनाती है और फोकस और पोल के बीच में कैसी होती है, मैग्नीफाइड होती है और वर्चुअल होती है। कैसी होती है, मैग्नीफाइड होती है, वर्चुअल होती है। अब कहते हैं कॉन्वेक्स के इसमें, तो यहाँ पे सिर्फ हमें कैसे दो केस दिखेंगे, एक तो है इनफाइनाइट वाला और एक होता है पोल और फोकस के बीच, मतलब कि एक होता है एनीवेयर बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल और एक होता है इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट पे हो तो हमेशा इमेज बनती है फोकस पे, और कैसी होती है, छोटी, हमेशा इसमें छोटी इमेज बनेगी और वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। और बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल हो तो भी हमेशा बिटवीन एंड पोल एंड फोकस बनती है, और कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब आते हैं यहाँ पे कुछ केसेस पे, जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर होता है तो ऑब्जेक्ट जैसे मूव करेगा, मतलब कि मूव्स अवे फ्रॉम द मिरर, तो इमेज छोटी हो जाएगी, और क्लोज टू द मिरर इमेज बड़ी हो जाएगी। ऐसा समझ लीजिए कि जैसे हम मिरर के पास जा रहे तो मतलब कि मिरर के पास जा रहे तो हम बड़ी दिखने लगेंगे, ऐसे मान लो चाहिए। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं, मूव क्लोजर का मतलब हो गया कि मतलब इमेज कैसी होने लगेगी, बड़ी हो जाएगी, और दूर जाएंगे तो इमेज छोटी हो जाएगी, ऐसे समझ सकते हैं। और इमेज फॉर्म बाय द मिरर डू नॉट शो क्रोमेटिक एब्रेशन, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए बता दे रहे हैं। इमेज फॉर्म बाय द मिरर्स, मिरर से कभी भी इमेज होगी तो वो क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होगा, मतलब कि कलर का कुछ भी एब्रेशन नहीं होगा। ये पूछ लिया जाता है कि किसमें क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होता, तो इमेज फॉर्म बाय द मिरर्स में क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होता। फॉर कॉन्वेक्स मिरर होता है मैक्सिमम इमेज डिस्टेंस एंड इट्स फोकल लेंथ, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैक्सिमम मतलब इमेज डिस्टेंस पूछा जाए तो वो होता है इसका फोकल लेंथ। अब आते हैं कॉनकेव मिरर में, तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज इज हो जाता है 0। अब आते हैं मिरर फार्मूला पे, सीधी सी बात, ये मिरर फार्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अकॉर्डिंग टू आर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f=1/v+1/u। तो यहाँ पे हम लोग साइन कन्वेंशन लगाते हैं अकॉर्डिंग टू हम लोगों को जैसे पढ़ाया गया है। और एक होता है न्यूटन्स फार्मूला, लेकिन इसका कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं कि क्या होता है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस अगर मेजर फ्रॉम द फोकस इंस्टेड ऑफ पोल, तो हमें ये फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x1 मान लिया और इमेज डिस्टेंस x2 मान लिया, f² हो जाएगा हमारा फोकल लेंथ। और मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन तो हमें पता ही है कि I/O हो जाता है, I/O। ट्रांसवर्स के लिए लेते हैं I/O इक्वल टू क्या होता है, B/-B/U। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है फार्मूला कि ऑब्जेक्ट के लिए मैग्नीफिकेशन क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया जाए U दिया जाए तो होता है F/F-U, मतलब कि तुम बहुत नीचे हो, ऐसे हम कर सकते हैं। तो इसमें नीचे होता है B मीन्स हम बहुत ऊपर हैं, तो ऊपर मतलब कि हम ऊपर हैं, तो F-B/F कर सकते हैं, मतलब कि इस तरीके से याद कर सकते हैं। F-F/U, U मतलब तुम नीचे हो, और B मतलब हम ऊपर हैं, तो F-B ऊपर हो जाता है और F-U नीचे हो जाता है, ऐसे ध्यान कर सकते हैं। अब मैग्नीफिकेशन आया है तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी समझा देते हैं। यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको नोट बना के भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल टाइप का आता है। इसको बहुत से लोगों को ध्यान ही नहीं रहता कैसे करें, तो हम डायरेक्ट समझा दे रहे हैं। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट दे दिया गया जिसकी हाइट h मान ली, और इसकी इमेज की हाइट बन गई 2h, मतलब कि m की वैल्यू हमने 2 मान ली। तो यहाँ पे अगर हमसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछे तो डायरेक्ट होता है m-1/m/f। तो यहाँ पे हमने जैसे m को 2 माना था, तो 2-1/2 कर देंगे और इंटू f कर देंगे, तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जाएगा, मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा f/2। अब जैसे इसी में इमेज डिस्टेंस पूछा जाता तो इमेज डिस्टेंस के लिए हो जाएगा -m-1 इंटू एफ। तो m की वैल्यू जैसे हमने 2 ले ली थी, तो 2-1 इंटू एफ कर देंगे और साइन लगा देंगे निगेटिव का, मतलब कि यहाँ पे -f आ जाएगी इमेज डिस्टेंस की।
और हमारे पास फोकल लेंथ पूछी जाती तो होता m/m-1 इंटू यू होता ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो यहाँ पे हो जाता 2/2-1 इंटू यू, तो 2/1 हो जाता एफ की वैल्यू। मतलब कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता कि इमेज साइज दे दी कि एम टाइम्स, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ लेगा, इमेज डिस्टेंस पूछ लेगा या फोकल लेंथ पूछ लेगा, तो तीनों चीज़ें बता दी। अब आते हैं यूजेस पे। तो जैसे कि कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर को कहते हैं, ज़्यादातर लोग कहते हैं सेविंग मिरर कहते हैं, सर्च लाइट मिरर कहते हैं, या सिनेमा प्रोजेक्टर मिरर कहते हैं, या टेलीस्कोप में जो मिरर यूज होता है उसे कहते हैं, या ईएनटी स्पेशलिस्ट यूज करते हैं, क्योंकि ये मैग्नीफाइंग ग्लास की तरीके से काम करता है। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो हमारी रोड साइड लैंप्स में होता है साइड मिरर, जो हमारे व्हीकल्स में लगा होता है। अब कैसा होता है कॉन्वेक्स मिरर, और इसमें क्या होता है फील्ड ऑफ व्यू कॉन्वेक्स मिरर इज मोर देन दैट ऑफ कॉनकेव मिरर। इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। जैसे 10th क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, ऐसे ही हमारे एयरफोर्स नेवी में भी एक क्वेश्चन बन जाता कि कॉनकेव मिरर को हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू कॉनकेव मिरर से ज़्यादा होता है, बस ये ध्यान रख लीजिए। और फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, जैसे कि हमसे मिरर की फोकल लेंथ किस चीज़ की इंडिपेंडेंट होती, ना किसी मटेरियल पे डिपेंड करेगी, ना किसी मीडियम पे डिपेंड करेगी, ना वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जैसे पूछ ही लिया जाता है। और डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस पावर डज नॉट चेंज विद द चेंज इन मीडियम। जैसे कि हमने बताया कि मीडियम को चेंज करते हैं, पानी में डाल दिया और किसी को ऐसे किसी और लिक्विड में डाल दिया, तो उसकी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर चेंज नहीं होती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट होता है कि मतलब कि फोकस से इन्फिनिटी की तरफ कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा है, तो मतलब कि इमेज क्या होता, इमेज की स्पीड क्या होती, तो इमेज पहले तो स्लो तेज़ी से भागेगी, फिर स्लो हो जाएगी। मतलब कि फोकस से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फोकस से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो इमेज कैसी हो जाएगी, पहले तो फास्ट दौड़ेगी, फिर क्या हो जाएगी स्लो। जैसे कि हम ही लोग दौड़ते हैं तो हम लोग कैसे होते हैं, शुरू में तो फास्ट दौड़ते हैं, फिर कैसे हो जाते हैं स्लो हो जाते हैं, बस ऐसे ही याद कर सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मतलब कि जैसे कि हमने एक मिरर दे दिया गया और उसको हमने किसी काले कपड़े से ढक दिया, तो हमारी इमेज पे क्या मतलब कि असर पड़ेगा, तो इमेज पे कुछ असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमारी इमेज कैसी हो जाएगी, थोड़ी की सी इंटेंसिटी कम हो जाती है, इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, और कुछ नहीं होता। और ये हमने पूछा था कि कॉन्वेक्स मिरर से रियल इमेज जा सकती है, तो कॉन्वेक्स मिरर से रियल इमेज जा सकती है कैसे, जब डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज लेस देन द फोकल लेंथ हो जाए, तो हमारी कॉन्वेक्स मिरर से हम रियल इमेज बना सकते हैं।